सोचिए, हर दिन हम अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर घर से बाहर निकलते हैं। हम बसों, ट्रेनों या सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के लिए यात्रा करते हैं। लेकिन जब वही सार्वजनिक परिवहन खुद सुरक्षा का खतरा बन जाए तो ये हमारे समाज की मानसिकता पर सवाल खड़ा करता है कि एक लड़की जो अपने परिवार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए या अपनी नौकरी के लिए घर से बाहर निकलती है, उसे खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। लेकिन जब वही लड़की किसी भयावह स्थिति का शिकार हो जाती है तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि हमारे समाज और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। एक लड़की को जिस जगह सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उसी जगह उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस घटना से सबक लेकर खुद को सुरक्षित रख सके। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक बनाना है, आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए हम ऐसी सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते हैं। दोस्तों, 25 फरवरी 2025 के सुबह लगभग 4:45 पर नंदिता नाम की 26 साल की एक लड़की अपने गांव जाने के लिए पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर आती है। उसे वहां पर खड़े हुए लगभग 10 मिनट हुए थे कि तभी एक 36 साल का आदमी उसके पास आकर कहता है कि नमस्ते दीदी, मुझे तुम अपने भाई जैसा ही समझो, बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद नंदिता काफ़ी घबरा जाती है कि एक अनजान व्यक्ति उससे इतनी बातें करने की कोशिश क्यों कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से हटकर कहीं और चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी दोबारा उसके पास आता है और कहता है कि दीदी, इस बस अड्डे से महाराष्ट्र के कोने कोने तक बस जाती है और मैं यहाँ का एक कंडक्टर हूँ जिसका काम पैसेंजर का इकट्ठा करना है। तो मुझे आप बताओ कि आपको कहाँ जाना है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तब जाकर नंदिता कहती है कि उसे सतारा के फलटन अपने गाँव जाना है। फिर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे दीदी, आप गलत जगह खड़े हो, फलटन जाने वाली बस दूसरी साइड है, जल्दी चलिए वरना बस निकल जाएगी। वो नंदिता को MH06BW0319 नंबर की ऐसी बस तक ले जाता है जो दूसरी ओर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही नंदिता बस के पास पहुंचती है, लेकिन उसे अजीब सा महसूस होता है। बस के अंदर अंधेरा था, सारी लाइटें बंद थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो आदमी कहता है कि दीदी, अंदर बैठे सारे पैसेंजर्स रात के सफ़र से थके हुए सो रहे हैं, आप चाहे तो मोबाइल की लाइट जलाकर देख सकती हैं, बस निकलने ही वाली है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद नंदिता जैसे ही बस में चढ़ती है, वो अचानक आदमी बस के दरवाजे बंद कर देता है। अगले ही पल वो जानवरों की तरह नंदिता के कपड़े फाड़ने लगता है। नंदिता पूरी ताकत से बचने की कोशिश करती है, लेकिन जब बल से काम नहीं बना तब वो बाहर किसी मदद के आश्रय में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। जिससे बस में वो बैठने के लिए गई थी, वहाँ एक एयर कंडीशनर बस थी, इसलिए पहले से ही उसके सारे विंडो बंद थे, जिस वजह से उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक जा ही नहीं पाती है। और आधे घंटे तक वो आदमी उसके साथ दरिंदगी करता रहा। फिर अपने मुंह पर गमछा बांधकर वो बड़े आराम से बस से बाहर निकलकर भाग जाता है। दूसरी तरफ नंदिता काफ़ी डरी सहमी हुई अपने शरीर को ढकने के लिए बैग से एक दूसरा कपड़ा निकालकर उन्हें चेंज करने लगती है, क्योंकि जो कपड़े उसने पहन रखे थे वो बहुत ज़्यादा फट चुके थे। कपड़े पहनने के बाद वो फ़ौरन वहाँ से निकलकर एक दूसरी बस पकड़कर अपने गांव की तरफ जाने लगती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जा रही थी कि कुछ ही देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। जिसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड के पास कॉल करती है और उसे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताने लगती है कि आज सुबह उसके साथ क्या हुआ था। तब उसकी फ्रेंड उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसे बुलाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, बल्कि वापस पुलिस स्टेशन जाकर इसकी कंप्लेंट करें। काफ़ी जिद करने के बाद नंदिता अपनी फ्रेंड के इस बात को मान लेती है। फिर ठीक सुबह
कि लगभग 9 बजे वो वापस स्वारगेट पुलिस स्टेशन पर जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करवाती है। स्वारगेट पुलिस जब उस बस स्टैंड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था, बीच में उसने अपने फ्रेंड से बात की कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उसके वो फ्रेंड ने बोला कि तू ऐसा कर घर मत जा, जाके पुलिस को ये बात बता दे। तो फिर लड़की पुलिस स्टेशन में आई। उसके आने के बाद हमने इमीडिएट कंप्लेंट ले ली, उसकी कॉग्निजेंस लिया और सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, तो जिससे हमें आरोपी का पता चला है। पुलिस वाले भी इस मामले में काफ़ी गंभीरता से लेते हुए और फौरन बस स्टैंड पर लगे हुए सारे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक करने लगते हैं, जिससे कि वो आदमी साफ तौर पर कैमरे में नज़र आ जाए। लेकिन शुरू से कैमरे के अंत तक उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था। इस वजह से उसे पहचान पाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। जिसके बाद पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे में मौजूद फुटेज को बस स्टैंड पर मौजूद हर एक दुकानदार को दिखाते हैं, लेकिन कोई भी उस आदमी को पहचान नहीं पाता। इसके अलावा उस एरिया में जितने भी घर मौजूद थे, हर घर पर पुलिस वाले जाते हैं, लेकिन तब भी उस आदमी को पहचान नहीं हो पाती है। अगले दिन यानी कि 26 फरवरी को सैकड़ों की संख्या शिवसेना के लोग नंदिता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं और गुस्से में आकर स्वारगेट बस स्टैंड को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। उनका कहना था कि बस स्टैंड पर पहले से ही इतनी सिक्योरिटी गार्ड थे जो कि 24 घंटे वहां पे तैनात रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? इसका साफ मतलब यही है कि इसमें बहुत से लोगों की मिली भगत है और कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी नए नए पैतरे आजमा कर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब इसी बीच एक बसंत मोरे नाम का नेता वीडियो बनाते हुए उस एरिया में मौजूद बाकी पुरानी बसों के अंदर जाता है, तब अंदर उसे महिलाओं के कपड़े और बहुत सारे कंडोम के पैकेट मिलते हैं, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट का काम चल रहा था या फिर नंदिता जैसी कई लड़कियों के साथ यहाँ पर दरिंदगी हो चुकी होगी। अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को पुलिस वालों को कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे इस आदमी का नाम दत्तात्रेय रामदास गौड़े है, जिसके ऊपर पहले से ही पुणे और अहिल्या नगर के कई थानों में चोरी, डकैती, चैन स्नैचिंग और गैंगस्टर एक जैसे कई गंभीर मामलों में FIR दर्ज है। यहाँ तक कि वो आखिरी बार 2019 में हुए एक मुकदमे के बेल पर बाहर आया था। इन बीतों 2 दिनों के अंदर पुलिस वालों के ऊपर इतना प्रेशर पड़ चुका था कि वो लोग ये भी ऐलान कर देते हैं कि अगर जो कोई भी उन्हें रामदास के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे सरकार की तरफ से 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ 20 अलग अलग टीम गठित किया जाता है, जिसमें कि 500 से भी ज़्यादा पुलिस वाले शामिल थे। वो लोग फौरन रामदास को पकड़ने के लिए उसके गांव सिरूर तहसील की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि कहीं ना कहीं वो सबकी नज़रों से बचने के लिए अपने गांव ही भाग गया हो। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले रामदास के घर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो आखिरी बार 25 फरवरी को ही घर पर आया था। इसके बाद से ही वो लापता है। ऊपर से उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद है। उसके परिवार वालों को ये तक नहीं मालूम था कि उस दिन वो इतना घिनौना काम करके आया था। अब फौरन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके बाद 400 से भी ज़्यादा लोग उसे ढूंढने में पुलिस वालों की मदद करने लगते हैं। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं वो बचने के लिए गन्ना या फिर सरसों के खेतों में छुपा होगा, जिसके बाद उसे ढूंढने के लिए डॉग स्क्वाड्स और ड्रोन की मदद ली जाती है। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, तभी पुलिस वालों को एक अनजान नंबर से कॉल आता है कि आप जिसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे घर पर बैठकर पानी पी रहा है, आप फ़ौरन यहाँ पर आ जाओ और इसे गिरफ्तार कर लो। दरअसल रामदास पुलिस वालों से बचने के लिए पिछले 2 दिनों से गन्नों के खेत में छुपा हुआ था
और इस बीते 2 दिनों के अंदर न तो उसने कुछ खाना खाया था, न ही कुछ पिया था, लेकिन जब भूख के मारे उसका पेट दर्द करने लगता है तब वो चोरी चुपके अपने एक रिश्तेदार के घर पर चला जाता है और उनसे कहता है कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है जिस कारण पुलिस वाले मेरा पीछे पड़े हैं और बीते 2 दिनों से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो। जिसके बाद वो शख्स रामदास को अपने घर में बैठाकर खाना खिलाने लगता है, लेकिन इसी बीच वो इसके बारे में पुलिस वालों को भी इन्फॉर्मेशन कर देता है और कुछ देर बाद जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो रामदास उन्हें देखकर वापस से खेत में भागने लगता है, लेकिन उसके दौड़ने की रफ्तार उन वेल ट्रेन डॉग से तेज नहीं थे जो कि कुछ ही मिनटों में उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद पुलिस वाले उसे वापस पुणे लेकर जाते हैं। पुलिस इसे रिमांड पर लेकर यह जानने की कोशिश में जुट गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने इस घटना से पहले किसी और महिला या किसी और लड़की के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। साथ ही पुलिस की यह भी कोशिश है कि कम से कम समय में इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए और इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर एक वकील का कहना है कि यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, वो दोनों की मर्जी से हुआ था, वरना उस समय बस अड्डे पर इतनी भीड़ थी कि क्या किसी को भी उसके चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। लेकिन इस कांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेस यानी बस स्टैंड जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में खुलेआम इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। इसके अलावा उस बस स्टैंड के पास ही पुलिस स्टेशन भी है, क्या उसके बावजूद आरोपी को पकड़े जाने का डर नहीं था? क्या पुलिस पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? एक और सवाल उठता है कि अपराध में जमानत पर आरोपी खुलेआम कर फरार हुआ तो क्या जमानत के बाद आरोपी के लिए पुलिस बेपरवाह थी? इस घटना से हमें सीख मिलती है कि सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, खासकर तब जब आप अकेले हों। सार्वजनिक स्थलों पर भी सतर्क रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों हमेशा सुरक्षित नहीं होती। अपराधी अक्सर ऐसे ही स्थानों का फ़ायदा उठाते हैं। अपने सुरक्षा उपायों को मजबूत करें। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर परिवार या दोस्तों को तुरंत सूचित करें। प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और कड़ा करना चाहिए। दुनिया हमारी समझ से कहीं पे परे है। हमें कभी नहीं पता होता कि कौन हमारे पास किस मकसद से आ रहा है, इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। सीधी सी बात है कि इस दुनिया में हमारे परिवार वालों के अलावा कोई भी बिना स्वार्थी के हमारी मदद नहीं कर सकता। किसी को बदले में कुछ न कुछ चाहिए होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान आजकल आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो आपसे सच में जुड़ना चाहता हो सकता है उसके मन में कोई और योजना हो, शायद आपको नुकसान पहुंचाने की। इस भ्रम में मत रहो, मुश्किल समय में वो तुम्हारे काम आ जाएगा। सच यही है कि जब तुम्हारा वक्त आता है तो केवल तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। बाकियों से उम्मीद लगाकर खुद को धोखा मत दो। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर ये कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया जरिया देती है तो ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।